नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मेरे साथ खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर पर एक नजर डालते हुए बता दें आपको कि भारत ने 3 दिन में जीता है नागपुर टेस्ट। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अश्विन और जडेजा के आगे ऑस्ट्रेलिया ने किया सरेंडर और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली पारी में 177 रन बनाए थे और तब रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट लिए। जवाब में टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 400 रन बना डाले और भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने 120, अक्षर पटेल ने 84 और रविंद्र जडेजा ने 70 रनों की पारी खेली है। पहली पारी में भारत को 223 रनों की बढ़त मिली, लेकिन टीम इंडिया ने जैसे ही दूसरी पारी में बॉलिंग शुरू की, कंगारू टीम ने घुटने टेक दिए। रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने, इनकी जोड़ी ने मिलकर पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को तहस नहस कर दिया है। स्पिन अटैक को लेकर ऑस्ट्रेलिया में मन में जो हौवा था वो बिल्कुल ही सही साबित हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार पर नेहरू सरनेम को लेकर तंज कस दिया है और पीएम ने यह कहा कि किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों को उनके बाल खड़े हो जाते थे, लेकिन लहू गर्म हो जाता था। प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि मुझे यह समझ नहीं आता कि अगर नेहरू महान थे तो उनके परिवार का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम क्यों नहीं रखता है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने में? इतना बड़ा महान व्यक्ति आपको और आपके परिवार को मंजूर नहीं है और आप हमारा हिसाब मांगते हैं। पीएम मोदी ने इस बीच और क्या कुछ कहा सदन में, वो आपको दिखाएंगे। यहाँ ये भी कहा गया कि सरकार की योजनाओं, उनके नामों को लेकर के आपत्ति उठाई। कुछ लोगों को ये भी परेशानी है कि नामों में कुछ संस्कृत टच है, बताइए, इसकी भी परेशानी। आदरणीय सभापति जी, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, मैं कोई वेरीफाई तो नहीं किया है, और उस रिपोर्ट कह रही थी 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। 2047 में ये देश विकसित भारत बने, ये हम सबका संकल्प है। 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प। अब देश पीछे मुड़ करके देखने को तैयार नहीं है, देश लंबी छलांग मारने को तैयार है। जिनकी 2 वक्त की रोटी का सपना था, उसको आपने एड्रेस नहीं किया, हमने उसको एड्रेस किया है। जिसको सामाजिक न्याय की अपेक्षा थी, जो आपने एड्रेस नहीं किया, हमने एड्रेस किया है। जिन अवसरों को तलाशता था, उन अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए हमने अनेक कदम उठाए, और आजाद भारत का जो सपना है, उन सपने को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध होकर के चले। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, घंटे पर से आवाज की जवाब देता है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन
कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के उम्दा भाषण को, राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शक भाषण को, राष्ट्रपति जी के प्रेरक भाषण को। तो वहीं कांग्रेस में मची उथल पुथल को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कस दिया है। उनका ये कहना है कि कमलनाथ जी अभिमन्यु से भी बुरी तरह चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलना है, क्या कहना है, समझ नहीं आ रहा। सच तो यह है कि अब उनका इस चक्रव्यूह से निकलना मुश्किल है। तो वहीं उन्होंने राजस्थान में पेश हुए बजट पर भी निशाना साध दिया है। हर बजट के बाद विपक्ष से पुरानी बोतल में नई शराब अक्सर कहता सुना गया है। ये पहली बार हुआ है कि पुराने बजट को नई फाइल में पेश किया गया है। इससे समझ में आता है कि सीएम की सीट पर भले ही अशोक गहलोत हों, पर पायलट कोई और है। इस कदर फंसा लिया है कमलनाथ जी को कि अभिमन्यु भी नहीं फंसा होगा चक्रव्यूह में। हर कदम पर उनके छोटे भाई का जो गुट है वो चाइनीज मांझा लिए कमलनाथ का। और जमीयत उलेमाए हिंद का 34वां अधिवेशन चल रहा है। इसमें जमीयत चीफ मौलाना महमूद मदनी ने पीएम नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। मदनी का ये कहना है कि सम्मान नागरिक संहिता केवल मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, बल्कि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है। इस बीच क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। की तंजीमों को खास तौर से मुतनब्बह करते हैं कि वह अंदरूनी और बैरूनी वतन दुश्मन अनासिर के, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दुश्मनों के बराह रास्त निशाने पर है। उन्हें मायूस करने, होपलेस करने। भारत हमारा वतन, जितना ये वतन नरेंद्र मोदी का, जितना ये वतन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये वतन महमूद का भी है। साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह है। लेकिन साथ ही इस हकीकत का इदराक भी जरूरी है कि अपने ही वतन में रहने का भी एक निजाम और सिस्टम है। अगर वो निजाम दुरुस्त है तो इस मुल्क के बाशिंदों के लिए रहना आसान होगा, और वो निजाम बिगड़ जाएगा तो शहरियों की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा वगैरह पर, और भी बहुत सारे हैं, ये दो का जिक्र में करके वगैरह पर फैसलों के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें रियासत के। और अब आपको बताते चलें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस नहीं लिया गया तो वो आमरण अनशन करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि इस दौरान देहरादून महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित किए गए पुलिस मुख्यालय के घेराव कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा और वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए रावत ने इस दौरान तबीयत भी उनकी बिगड़ गई। तो वहीं इस दौरान रावत ने यह भी आरोप लगा दिया कि प्रदेश का नौजवान एक साफ सुथरी परीक्षा प्रणाली चाहता है, लेकिन राज्य सरकार उनकी मांग मानने के बजाय उन पर लाठी भांज कर रही है। नहीं सहेंगे। कोई टीचर
हैं जिनकी तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है जबरदस्ती। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आपको दिखा दें, आप देख सकते हैं कि हरीश रावत यहाँ पर जमीन पर लेट गए हैं, गिर गए हैं। वो उनकी तबीयत नासाज हो गई जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। हालांकि वो जाने के लिए तैयार नहीं थे। उनका यही कहना है कि आमरण अनशन किया जाएगा जब तक उन युवाओं को रिहाई नहीं मिल जाती जिन्हें लाठीचार्ज किया गया उन पर और उन्हें जेल भेज दिया गया है। साथ ही दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों के साथ मिलकर यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। सरकार से यही मांग की जा रही है कि जिन युवाओं को जेल में भेजा गया है उन्हें वहां से वापस भेजा जाए, रिहा किया जाए। मांग क्या रहे हैं? एक निष्पक्ष अपराध मुक्त परीक्षा तंत्र, और उसके लिए तुम लाठीचार्ज कर रहे हो, उन पर आपराधिक मुकदमे लगाए। इनके नेताओं का पता नहीं है उनके सहयोगियों और आप बातचीत लोगों को भ्रमित कर रहे हो। उनके सहयोगियों से बातचीत करें और आपराधिक मुकदमा लगाने का फैसला करें तो हम जो है यहाँ से फिर हम तरीके से लड़ेंगे, नौजवान के साथ दूसरे तरीके से नहीं तो जो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कहीं तक तो हम। रायबरेली में तिलक समारोह में जा रही एक महिला की बाइक से गिरकर मौत हो गई है। बताया जा रहा है पूरा मामला डलमाऊ कोतवाली क्षेत्र के पूरे कालू मजरे तेरुखा गांव का है। यहाँ पर मिली जानकारी के अनुसार बता दें आपको कि रामरती नाम की यह महिला है जिसकी उम्र 45 वर्ष बताई गई और ये अपने पति के साथ एक समारोह में शामिल होने के लिए डलमाऊ जा रही थी। लेकिन इसी दौरान आदिलाबाद गांव के पास जैसे ही ये लोग पहुंचे, ब्रेकर से उछलकर बाइक पर बैठी महिला नीचे गिर गई जिससे महिला की मौत हो गई है। मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज मनोज कुमार ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है भैया आपका? अजय कुमार। कौन सा गांव है? पूरे कालू। कौन सा थाना लगता है? डलमाऊ यहाँ से। अच्छा, क्या हुआ है, क्या घटना हुई है यहाँ पे? मोटरसाइकिल से जा रही थी, बाइक से गिर गई। अच्छा, कौन है? चाची है, सर पे चोट लग गई, उनकी मौत हो गई। और खबर अब हरियाणा से है, जहां हरियाणा के रेवाड़ी में साथी कर्मचारी ने अवैध संबंधों के चलते शराब के नशे में अपने ही साथी कर्मचारी की ईंट मारकर हत्या कर दी है। जब इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल दिनांक 10/2/2023 को सुबह थाने में इतला प्राप्त हुई हमारे एएसआई रामचंद्र को कि ऐसे हमारी कंपनी है आरएनसी कंपनी चौकीदार मृत अवस्था में गेट पे पड़ा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस मौके पहुंची, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, गहन का निरीक्षण किया गया और तुरंत उसी समय इस बात की इतला लगी कि मृतक जो है ये इसका नाम है रोहित सनोबंसी और ये करीब 2-3 महीने पहले ही यहाँ पर काम पे आया था। इसके पेरेंट्स जो थे वो यहाँ काम एज ए माली का काम करते थे 8-9 महीने से कंपनी में। पुलिस ने वहाँ जाकर बयानात हासिल की, तफ्तीश की। और उमरिया जिले के रणविजय प्रताप महाविद्यालय के सभागार से आज राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सामूहिक दवा सेवन का शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर जिला कलेक्टर डॉक्टर कृष्णदेव त्रिपाठी, विधायक शिवनारायण सिंह और सभी मंच पर मौजूद लोगों ने स्वयं दवा का सेवन कर आमजन से अपील की है कि जिस चीज में आप मास्टर हैं, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, बच्चियां बैठी हैं, आप लोग मास्टर किसमें हैं? मोबाइल में है ना। सब लोगों ने सब बातें बताई। मैं आपसे इतना चाहूंगा कि जो आप लोग अभी दवा खाएं, इसकी सेल्फी जरूर ले। अब पूरे सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां आपको डाल सकते हैं इसको जरूर डालें। जैसा हम लोगों ने कोरोना के टाइम पे उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ का दिन था। इस प्रोग्राम को हम सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम भी बोलते हैं।
जो कि फाइलेरिया उन्मूलन के लिए चलाया जाता है। आज दिनांक को इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत माननीय विधायक जी, कलेक्टर साहब और अन्य जिले के जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारीगण ने स्वयं दवा सेवन करके एवं तत्पश्चात महाविद्यालय की बच्चियों को दवा खिलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। सभी ने अपने विचार रखे एवं इस बीमारी के बारे में मैं आप लोगों से जनमानस से यही अपील करूंगा कि इस बीमारी का और अंबिकापुर से खबर है, बता दें कि बेखौफ जेसीबी चालक ने एक महिला वनकर्मी को कुचलने का प्रयास किया है। दरअसल शहर से लगे हर्रा टीकरा में वन विभाग की भूमि में खुदाई की शिकायत पर महिला वनकर्मी पहुंची थी, जिस दौरान की एक घटना बताई जा रही है। और अब रुक करेंगे बिजनौर की ओर। यहां पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहनकर एक नौजवान बेरोक-टोक खुलेआम लोगों को उन पर रौब झाड़ रहा है और वर्दी की आड़ में लोगों को बेवकूफ बना रहा है। पुलिस के अफसरों को जैसे ही फर्जी पुलिस की सूचना मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस आरोपी, जिसका नाम विशाल बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया और अब इसे जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी गई है। बैंक सिविल लाइन के पास एक पुलिस की वर्दी पहना व्यक्ति दूसरों पर अनावश्यक रौब गांठ रहा है और बैंक में आने जाने वालों को अनावश्यक परेशान कर रहा है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे तो पकड़ने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम विशाल बताया, ग्राम गौसपुर, थाना हल्दौर क्षेत्र का रहने वाला। गहराई से पूछताछ की गई तो यह फर्जी पुलिस की वर्दी बना के और पुलिस का यह जाड़े का एक जैकेट खरीद के कहीं से उस पर लोगो लगा के पुलिस का आई कार्ड बना के ये फर्जी तरीके से लोगों को धोखा दे रहा था। सुसंगत धाराओं में कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है। माननीय राहुल गांधी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण का कुछ हिस्सा रिकॉर्ड के हटाए जाने का आरोप लगा दिया है। बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए उनके भाषण के कुछ हिस्से को संसद के रिकॉर्ड से क्यों हटाया गया है। ये जो 75 साल बाद मित्रकाल है, इस मित्रकाल की बात हम वहां पर किए, इन शब्दों को भी वहां पर हटाया गया। कोई अनपार्लियामेंट्री बात तो हम नहीं कही और हमने ये बताने की कोशिश भी की कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत रूल 238 और रूल 38A और उसी तरह जो एक्सपेंज करने के लिए 261 और 262 के तहत कुछ प्रोसीजर होते हैं, उसके तहत भी हम पूछने की कोशिश करें, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। और हम सिर्फ यही पूछना चाहते थे कि जो अडानी इतने बड़े घोटाले कर रहे हैं, उसकी कंपनी, उनके शेयर्स इतने गिर रहे हैं, सारी सिर्फ भारत ही नहीं परेशान, दुनिया के लोग भी परेशान हैं, खासकर भारत के गरीब लोग परेशान हैं। उसके लिए हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहते थे और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पूछना ये कोई गुनाह है? ऐसे शब्द भी उसमें से निकाले गए। शेर शायरी तो पार्लियामेंट में चलती है और खास करके अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे तो कविताएं पढ़ के वो सुनाते थे, हम वो देखे हैं। आज भी शेर शायरी होती है, लेकिन पेज 92 पे मैंने जो शायरी कहा था उसके कम से कम 7 लाइन काट दिए। अरे वो शायरी था, 9 लाइन कहा। आपने नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी में चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जबान का जादू, लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। ये निकाल दिया।
ये कौन सा अनपार्लियामेंट्री? ये तो किसी शायर का है, मेरा नहीं है। तो ये अगर ऐसी चीजें भी है, जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, इसकी भी बात अगर हम पार्लियामेंट में नहीं करते, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है? और संविधान हमको बोलता है कि पार्लियामेंट मेंबर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसको काट छाट के मेरा पूरा जितना भी कहना था उसको उन्होंने निकाल दिया। ठीक है, वो ज्ञानी है, समझदार है, हिंदी मुझसे भी अच्छी जानते हैं। मैं तो, मेरी हिंदी छोटी मोटी है, प्राइमरी स्कूल में जो भी पढ़े उतनी ही है, बाकी का। और मैं आम आदमी की हिंदी बोलता हूँ, हिंदुस्तानी बोलता हूँ, तो इसीलिए मेरे हिंदी में कुछ कमजोरी वो दिखे होंगे और मेरे पढ़ने में कुछ उनको मुश्किल हो गया होगा ये शायद। तो ये भी मुझे निकाल दिए। बड़ा एक क्या कहूँ, हंसना भी आता है। उन्होंने मेरे ऐसे ऐसे लफ्ज निकाल दिए। मैंने पेज नंबर 48 पे कहा था, आपकी चुप्पी साधने के वजह से और मौनी बाबा बनने की वजह से ये परिस्थिति आई है। ये मोदी साहब भी वहाँ थे और ये मौनी बाबा का शब्द उन्होंने अनेक बार नरसिंह राव जी के खिलाफ और मनमोहन सिंह जी के खिलाफ बोले। वो अनपार्लियामेंट्री नहीं था, वो निकाले नहीं उस वक्त, ये इसको निकाले। आप कैसे, और एक दूसरी पन्ना 54 पे आप कैसे ऐसा बोल रहे हैं, मुझे बोलना भी आप सिखाएंगे। मैंने कहा, क्योंकि जब चेयरमैन साहब मुझे कहे कि भाई आप ठीक बोलिए, तब मैंने बोला साहब आप क्या मुझे बोलना भी सिखाएंगे? तो वो भी आपत्तिजनक हो गई, वो भी निकाल दिए। इसमें पार्लियामेंट्री अनपार्लियामेंट्री क्या है? और पन्ने 55 पे वे चंद उद्योगपतियों के क्यों खिला रहे हैं? मोदी जी के एक नजदीकी दोस्त की दौलत आज वो दोस्त मेहरबान हो गए हैं और बड़ी, यानी हमने हमारे पास जो आंकड़े थे, आंकड़ों के साथ हमने बोला कि उसकी संपत्ति पहले क्या थी, उसके बाद किस ढंग से बढ़ी, उसके बाद में आज 12-13 लाख करोड़ के मालिक कैसे बने, यह हमने वहां पर रखा। इसको भी उनकी आपत्ति थी। और हर बात को आप ऑथेंटिक करो, ऑथेंटिक। अरे हमारे पास अखबार से मालूमात हासिल जारी करते हैं, टीवी से जारी करते हैं, आप लोगों से लेते हैं, जनता के पास जाते हैं तो हम लेते हैं। तो हर बात को ऑथेंटिसिटी क्या है वो निकाल दिए। 81 पेज, उसमें से जो भी मेंबर्स ईडी और इनकम टैक्स घोटाले में लिप्त थे, मैंने कहा कि वो वॉशिंग मशीन की बात, उन्होंने वो भी निकाल दिया। फिर 83 में वो जो कलंकित लोग होते थे उनके खिलाफ छापे अब बंद हो गए और उनको कंसेशन दिया जाता है। ये कौन सी, इसको भी उन्होंने निकाल दिया। ये जो 75 साल बाद। और अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा राज्यसभा और लोकसभा में दिए गए भाषण पर बोलते हुए कहा कि कल 70+ प्रधानमंत्री सीना ठोक कर भाषण दे रहे थे। सीएम ने यह भी कहा कि जो बात कहनी थी वो पीएम ने नहीं कही, लेकिन अडानी के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। तो वही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाएंगे। राज्यपाल जी के व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मेरी बड़ी बहन की तरह, लेकिन जहाँ राज्य के लोगों के हित की बात है और खासकर नौजवानों के हित की बात है, क्योंकि आरक्षण का लाभ तो इन्हीं वर्गों को मिलना है, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, इसको मिलना है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी के हाथों में जो खेल रही राजभवन, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और बात यह है
कि यदि विधानसभा जो बिल पारित हो, या तो उसे आप लौटा दें या हस्ताक्षर करें या अनंत काल तक रख सकते हैं। इस बात को मैं बार बार मैंने कहा। चौथा काम उसमें नहीं है आपका। 3 ही काम कर सकते हैं उस धारा के तहत, सेक्शन 200 के तहत, आर्टिकल 200 के तहत केवल वही है कि या हस्ताक्षर करेंगे, वापस विधानसभा वापस करेंगे या अनंत काल तक रोक सकते हैं। मतलब जल्दी से जल्दी उसको वापस करना है भाई। अनंत काल मतलब यह है कि उम्मीद यही किया जाता है। उसको ग्रे एरिया क्यों छोड़ा गया कि राज्यपाल क्योंकि संवैधानिक प्रमुख है, इसलिए उसमें जल्दी निर्णय लेंगे, उसको बाध्यकारी नहीं किया गया। लेकिन वो जो ग्रे एरिया छोड़े उसको दुरुपयोग हो रहा है। कल हमारे 70+ प्रधानमंत्री जी सीना ठोक ठोक के बात किए, सीना ठोक ठोक के उन्होंने भाषण दी, लेकिन जो बात कहनी थी वो नहीं कहा। पूरा देश सुनना चाहता था अडानी के बारे में, लेकिन उसके बारे में एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। LIC के पैसे डूब रहे हैं, SBI के पैसे फंसे हुए हैं, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा। बजट तो सब सीना ठोक ठोक के बात की। अच्छा लग रहा था भाषण, सीना ठोक ठोक की बात कर रहे थे। 70+ होने के बाद भी अभी दमखम बाकी है। लेकिन सवाल इस बात है, देश जो सुनना चाहता है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा। पूरा देश सुनना चाहता है कि आखिर अडानी दूसरे नंबर से खिसक के 23वें नंबर पे कैसे पहुंच गए, जो 609 नंबर में थे वो दूसरे नंबर में कैसे पहुंचे। ये कहानी सुनना चाहते थे प्रधानमंत्री से। राहुल जी ने तो इतनी पूछा ना कि कितने बार आप प्लेन में उसको ले गए और उसके बाद कितने बार उनका दौरा हुआ और उस देश से उनसे क्या क्या डील हुई, वहाँ सेल कंपनियों के बारे में बताएं। देश की सुरक्षा का मामला है। यहाँ देश में सेल कंपनी के बारे में कलकत्ता में रोज कार्रवाई होती है, लेकिन यहाँ जो सेल कंपनी है उसके बारे में कोई जांच नहीं। सवाल इस बात का है कि ED, IT, CBI के जो उपयोग दुरुपयोग जो भी कहें, भले एक जीविका कंपनी की तरफ से खंडन आ गया, लेकिन वो तिथि तो बताएं। क्या जब डील हुई उसके ठीक पहले उसके यहाँ IT और ED का रेट नहीं हुआ था, और जो कंपनी खरीदे हैं उसमें IT, ED का रेट नहीं हुआ था। वो सारे दस्तावेज हैं, चीख चीख के कह रहे हैं कि IT, ED के रेट के बाद ही ये सारी संपत्ति हैंडओवर हुआ अडानी को। भले वो जब IT, ED के रेट चलते अपनी संपत्ति को ही जीवन भर की कमाई को दूसरे को सौंप दिए, बेचने के लिए बाध्य हुए, तो अब क्या हिम्मत कर पाएंगे वो बोलने का। तो राजनीतिक दुरुपयोग कभी तक सुनते आ रहे थे, लेकिन अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए भी IT, ED का दुरुपयोग हो रहा है। ये राहुल जी ने लोकसभा में बात कही है, ये महत्वपूर्ण है। राज्यपाल जी के व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मेरी बड़ा। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे RN न्यूज।